हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था महाकाली रिवर को लेकर के। तो महाकाली रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, ये जो महाकाली रिवर है इसको काली के नाम से और शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट है उसका जो पिथौरागढ़ एरिया है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इंडिया और नेपाल की बॉर्डर एरिया का फॉर्मेशन करते हुए फिर ये हमारे इंडिया में एंटर करती है और घाघरा रिवर में जाकर के मर्ज हो जाती है, जो गंगा रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब देखो, जहाँ से ओरिजिन होता है महाकाली रिवर का, स्टार्टिंग पॉइंट में स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम आकर के इसमें मर्ज होती है और इसमें से कुछ स्ट्रीम जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर के इसमें मर्ज होती होंगी और फिर मेन रिवर का फॉर्मेशन होता होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है ये रिवर। तो यहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम है उन एरिया को लेकर के नेपाल जो है क्लेम करता है कि ये हमारे बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। तो इसके स्मॉल स्ट्रीम वाला जो रीजन है वो भी नेपाल के अंडर ही आता है और इसको लेकर के यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो क्रिएट हो रखा है, जिसको बार बार नेपाल जो है वो अपना क्लेम उस एरिया को लेकर के रखता है। तो ये काली रिवर को, महाकाली रिवर को लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेपाल कंट्री को लेकर के ही, और वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। और उसी के बीच में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिक्लेयर किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को पता है विद्या देवी भंडारी। और वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से काफ़ी अच्छे से जाना जाता है। तो देखो, अगर वहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसके साथ में हमारे जो रिलेशन है उनको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है कि किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर हम जो है अपने रिलेशन को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जैसे इंडिया में पार्लियामेंट संसद के नाम से जाना जाता है, वैसे नेपाल में पार्लियामेंट को किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उनका जो लोअर हाउस है उसको प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कितने लोगों की मेजोरिटी जो है वो इनके सपोर्ट में देखने को मिली, इसके बारे में बताया गया है। आप ये ध्यान में रखो कि वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको प्रतिनिधि सभा, जैसे हमारे इंडिया में लोअर हाउस है उसको लोकसभा के नाम से जानते हैं और अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट 2 टाइप की हो सकती है और पार्लियामेंट 2 तरीके से, एक यूनिकैमरल या फिर बाइकैमरल। हमारे इंडिया में जो है वो बाइकैमरल देखने को मिलती है, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, 2 पार्ट में डिवाइडेड है पार्लियामेंट। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर कंट्रीज जहाँ पर पार्लियामेंट को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, अफगानिस्तान जो है वहाँ पर पार्लियामेंट को सोरा के नाम से जाना जाता है। यूएसए जो है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यूएसए में बोला जाता है कांग्रेस पार्लियामेंट को। ओके, और जो जापान है वहाँ की आप बताइए, जापान में बोला जाता है डाइट के नाम से, DIET। इसके अलावा ईरान की अगर हम बात करें, अभी ईरान में जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला तो वहाँ पर बोला जाता है मजलिस के नाम से। ओके, इसके अलावा कनाडा जो है, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों में जो है वो पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जो फ्रांस कंट्री है वहाँ पर नेशनल असेंबली के नाम से पार्लियामेंट को जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनके जो बेसिक, कि वहाँ पर जैसे यूएसए का तो हमें पता ही है, तो क्योंकि हम कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब रीड करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत जो है उसमें भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये दिए हुए हैं। लेकिन जो भी, जैसे कि आप इसराइल में पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर किया है कि हम इंडिया के साथ में रेगुलर ग्रोथ के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारे डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है, जो भी हमारे पॉइंट हैं जिनको लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर हम जो है वो अच्छे से काम करेंगे। तो इसी को लेकर के नेक्स्ट पेज पर डिस्कस भी करेंगे कि भूटान के जो फॉर्मर वहाँ के जो किंग हैं उन्होंने इंडिया को लेकर के एक लेटर लिखा है कि इंडिया चाइना की जो भी स्ट्रेटजी है उनको लेकर के आपको क्लेम करना होगा और अच्छे से फोकस करते हुए उन पर काम करना होगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर न्यूज़ पेज पर यह आर्टिकल आया है कि फॉर्मर भूटान किंग वार्नड इंडिया अबाउट चाइना। मिस्टर दौलत है और ये अभी इंडिया में दिल्ली में रह रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि 1984 से भूटान और चाइना के बीच में हमने बहुत लंबी बातचीत की कुछ पॉइंट को लेकर के, जैसे कि एक तो डोकलाम वाला रीजन और दूसरा जो है वो इंडिया चाइना भूटान जो है उसके ट्रांजैक्शन पर लोकेटेड था। तो इनको लेकर के हमने डिस्कशन किया। लास्ट में दोनों कंट्री जो है वो यहाँ पर एक तरीके से रोड का फॉर्मेशन करने के लिए तैयार हुई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 2017 में जब इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला था तो उस टाइम से चाइना ने अपने बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी, विलेजेस को एस्टेब्लिश करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ाना, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया है उसको चाइना की जो भी स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग जानकार होना चाहिए और उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के बारे में। राइटर जो है वो एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने पॉलिटिकल बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ये आर्टिकल लिखा है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। प्रेजेंट टाइम में स्टेट गवर्नमेंट और जो गवर्नर के बीच में जो क्लैश देखने को मिल रहा है उसको लेकर के आर्टिकल है। तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें आर्टिकल डिस्कस करेंगे आर्टिकल 200, 201 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइटर जो है उन्होंने बताया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कुछ गैप रख दिए थे। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया उसमें कुछ लाइन जो है वो क्लियरली नहीं थी। जैसे कि आप रीड करते हो तो उसको लेकर के फिर टाइम टू टाइम जो जुडिशरी है या हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें अमेंडमेंट के थ्रू जो है उन लाइंस को, उन स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज। ओके। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि आर्टिकल 200 में भी सेम गैप रखा गया कि गवर्नर के पास में कोई बिल भेजा जाता है तो उस बिल पर गवर्नर जो है वो कितने टाइम पीरियड में अपना डिसीजन देगा या फिर उस पर नहीं देगा, ये बात क्लियर नहीं है। और इसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उनके बीच में क्लैश देखने को रेगुलर मिलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु में बताया गया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 जो है वहाँ पर पास किया गया है, लेकिन गवर्नर ने वहाँ पर एसेंट नहीं दी है। केरला की बात करें तो केरला में लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल जो है वो वहाँ पर इशू है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो 20 बिल जो है उनको यहाँ पर गवर्नर की असेंट की वेट की जा रही है। तो फोकस ये किया जाना है कि इसमें चेंज किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है आर्टिकल 200 जो है उसमें जब उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरीके से डिस्कस किया गया था तो वहाँ पर नो टाइम लाइन, जो टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इसको लेकर के वहाँ पर फोकस भी किया गया था। और देखो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर फोकस किया था कि भैया आपने कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा है इसको लेकर के। 1962 में केस हुआ था पुरुषोत्तम नाम्बूदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्लैरिफाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर शुड प्रोवाइड असेंट द bills. Interestingly, the question as to whether the governor can sit on bills indefinitely did not arise before the court. मतलब कोर्ट के पास जब तक आप नहीं जा रहे हो तब तक गवर्नर जो है उसके ऊपर अपनी बात नहीं रख रहा है, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो देखो कोर्ट ने भी इसके ऊपर ये फोकस किया था कि भाई जो है
जो गवर्नर जो है वो इसको एक क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन एक जो क्लियर प्रोसीजर है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। तो क्लियर अगर हम वर्ड्स में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि बीपी जेवन डे कमेटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर जो इनडेफिनेटली टाइम के लिए गवर्नर अपनी एसेंट को रोक करके रखता है उसको लेकर के यहाँ क्लियरली बोला है। साथ ही साथ में ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में भी एक कमेटी बनी थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि मतलब 6 महीने का जो है वो एक टाइम जो है वो डिसाइड किया जाए। ओके, अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला भी गया है कि जैसे जो एमपी और एमएलए उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर, तो उसमें भी कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं था। तो जुडिशरी ने यहाँ पर जो है वो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेघचंद्रा सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर अगर रिजल्ट देना है तो इसमें 3 महीने का टाइम जो है उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि इतने टाइम में जो है वो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करो। तो सेम इसी तरीके से जो जुडिशरी है वो भी अपना इंटरवीन कर सकती है और एक टाइम पीरियड जो है वो इसमें डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि गवर्नर के प्रायर जो है वो असेंट ली जाए कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, तब जाकर के इस तरीके के इशू जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो देखो ये जो भी गैप है जिसकी वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर में इशू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो इन पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए या तो जुडिशरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको अमेंड करने की कोशिश करे और इसमें एक डेफिनेट टाइमलाइन जो है वो डिसाइड किया जाए। साथ ही साथ में आर्टिकल 201 के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर गवर्नर जो है वो किसी बिल को रिकमेंड कर देता है कि प्रेसिडेंट इसको रिव्यू करेंगे तो उसमें भी जो टाइमलाइन है वो डिसाइड की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी क्या किया है कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो भी ग्रेन्स मिलेंगे वो सब्सिडाइज्ड प्राइस में नहीं दिए जाएंगे बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इसको बेस्ट मूवमेंट बताया है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी जो लॉन्च की गई थी जिसको कोविड के टाइम में, और उसमें 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा था, तो उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है दिसंबर 2022 के नेक्स्ट टाइम के लिए, और इसकी बेसिस पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ही नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लोग जो अभी जिनकी इकोनॉमी कंडीशन सही नहीं है वो फूड ग्रेन्स के अलावा जो अपना मनी है उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी अदर बेसिक थिंग्स के खरीदने के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो सभी स्टेट जैसे कि तमिलनाडु स्टेट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीडीएस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसी तरीके से सिमिलरिटी होनी चाहिए सभी स्टेट्स में ताकि इस तरीके की जो भी हमारी स्कीम है वो वेल तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो कोविड के नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो सब लिनिएज इमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चाइना में पहले रिस्ट्रिक्शन था तो कोविड के केसेस कम थे, लेकिन जैसे ही अपलिफ्टमेंट किया गया उसके बाद में चाइना में कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और अभी हमारे इंडिया में आगरा का एक पर्सन जो चाइना से रिटर्न किया है वहाँ पर कोविड के केसेज मतलब कोविड पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। तो इसकी वजह से जो इशू है वो अदर कंट्रीज़ को भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जो भी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और जो भी प्रॉब्लम है उसको एक काउंटर वे में सोचते हुए और जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की उन सभी को फॉलो करते हुए इन सारे इश्यूज को हमें रोकना है। तो देखो यहाँ पर केरला का एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है KR नारायण इंस्टीट्यूट, वहाँ पर कास्ट बेस्ड इशू जो है वो देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स 5 दिसंबर से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के हेड है शंकर मोहन जो इस स्कूल के इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनको बाहर किया जाए क्योंकि उनके ऊपर कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन के आरोप है, एलिगेशन है। तो देखो
जो सिनेमा है उसमें एक तरीके से जो भी हमारी सोसाइटी के बेसिक प्रॉब्लम, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी इश्यूज होता है, उनको शो किया जाता है ताकि एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सके। और देखो सिनेमा ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस तो क्रिएट की है। तो इन सभी बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स के बेसिस पर किया जाता है तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको इफ़ेक्ट करने में, या जो इशू है, जो जिस प्रोसीजर को, जिस इशू को हमें रोकना चाहिए, जिसको रेगुलेट करना चाहिए, और जो हम बात करते हैं इक्वलिटी की, इसकी सभी इक्वल है, उसके ऊपर फोकस करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। और देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि पहले रिवर में, कोई भी जो रिवर है उसमें जो पोल्यूटेड एरिया जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अभी अगर हम कंपैरिजन करें, अभी की 2022 की रिपोर्ट को अगर हम व्यू करें तो 2018 में जो 351 एरिया जो पोल्यूटेड एरियाज थे रिवर्स में, उनकी जगह कंपैरिजन करें तो अभी 311 देखने को मिला है। मतलब वो रिवर जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था वो अभी कम हुआ है। मतलब पोल्यूशन को लेकर के जो काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा हैं जो हमारे इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम वीमेन फाइटर पायलट जो हैं वो बनी है। इन्होंने एनडीए एग्जाम क्लियर किया है और ये अवनी चतुर्वेदी जो फाइटर लेफ्टिनेंट है उनसे ये इंस्पायर्ड है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।